हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड्स आ रही हैं कि मैम प्लीज़ मैथ्स का स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड सेमेस्टर का। तो आज से हम अपनी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथ्स के लिए सबसे पहले हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने मैथ्स का टॉपिक क्यों चूज़ करा है उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैथ्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है हमें मैथ्स में, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैथ्स को स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी आप क्या हो जाएगा, एक बार आप मैथ्स को पढ़ लोगे, धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करिए मैथ्स को। आधा आधा घंटा, 45 मिनट्स, इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो सबसे पहले जो वहाँ का ट्रेनर होता है वो क्या करवाता है, आपको पहले बिल्कुल वार्म अप कराता है। ठीक है, वार्म अप कराने के बाद आपके जो एक्सरसाइज का टाइम पीरियड होता है काफ़ी कम होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ हमें अपनी स्टडीज़ में भी फॉलो करनी होती है। एकदम से ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन जाके 4 घंटे पढ़ लो और फिर अगले दिन जाके कुछ ना पढ़ो। तो जैसे एक्सरसाइज में बॉडी पेन हो जाता है ना, ऐसे ही हमारे सिर में भी पेन हो जाएगा कि एक साथ इतना सारा पढ़ के और नेक्स्ट डे हम कुछ ना पढ़े। तो उससे बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। ठीक है, तो उस थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जो शुरुआत है वो हमें अभी से ही करनी पड़ेगी कि जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, अब आप बिल्कुल इस टाइम रिलैक्स में मूड में हैं। ठीक है, आराम से अपना सारा फोकस अपनी स्टडीज़ पे कर सकते हैं। अभी ना आपको फाइल्स बनाने की टेंशन है, ना आपको ट्रेनिंग की टेंशन है। ठीक है, तो आराम से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे। तो जैसा कि हम अपनी हर सीरीज से पहले करते हैं कि सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसके सिलेबस पे एक बार डिस्कशन करते हैं कि आखिर हमारे सिलेबस में है क्या, आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को कि इस बार सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में हमें क्या कुछ दिया हुआ है। अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स, देखो आपका जो सिलेबस है ना, आपके जो 4 सेमेस्टर्स का सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है कि जो आगे वाला पाठ्यक्रम है, आपका आगे वाला करिकुलम है, वो आपका पीछे वाले करिकुलम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो अब सेकेंड सेमेस्टर में उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है जिन्होंने हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियोस को देखा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, उन्हें यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने इस सेमेस्टर के सिलेबस की बातें। तो अगर हम अपने सबसे पहले सिलेबस में देखते हैं तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है हमारा, बिल्कुल आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, जहाँ पे डीएलएड की आपकी सारी इन्फो रहती है वहीं से सिलेबस लिया गया है आपका। मैथ्स के लिए हम ये सिलेबस देखने वाले हैं, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आने वाला है वो है हमारा 3 संख्याओं तक की संख्याओं का लैस है व मैस है। ठीक है, अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि। यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से वही आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए एक बार बोला गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपकी छोटी क्लासेस की बुक आप पढ़ते थे तो जो आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर होता था वो कहीं ना कहीं आपकी पिछली क्लास का रिवीजन होता था। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट लिया गया है कि आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का, ठीक है, जो आपने एचसीएफ एलसीएम सीखा था उसी का एक तरह से रिवीजन और थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में एलसीएम एचसीएफ को समझ लिया होगा उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा नहीं आने वाली है। बट स्टिल मैं कहूँगी जिसने अगर नहीं भी समझा उसे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक की चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो हमें यहाँ पे मेनली क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ, और हमें यहाँ पे हमारी मेथड्स भी दे दिए गए हैं कि हमें गुणनखंड विधि का यूज़ करना है और भाग विधि का यूज़ करते हुए दोनों विधियों से हमें बताना है। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। यानी कि एक तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बारे में बोला गया है। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सिंप्लीफिकेशन आया था वो केवल डिजिट्स का आया था। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का अपना पेपर देखा होगा ध्यान से, याद होगा अभी तो आपको, बहुत रिसेंट आपका पेपर हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन था आपका सरलीकरण का, वो केवल आपके नंबर्स का था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है व्यंजक। ठीक है, व्यंजक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्यंजक होते हैं हमारे एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसमें हमें देखना है कि किस तरीके से हम अपने ऑपरेशंस को, जो हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं उनको किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है हमारा सेकंड चैप्टर। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें समझना है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स को, पूर्ण यानी कि होल नंबर्स, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, और परिमेय संख्या यानी कि हमें क्या समझना है, रेशनल नंबर्स को। तो बिल्कुल वही बात, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं, कैसे ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या इनका कनेक्शन होता है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे इस चैप्टर में, इन सबके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसका हायर वर्जन आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए इसके बाद
पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, ठीक है, यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं उस पे आपको ऑपरेशंस लगाने हैं। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशंस। और ये सीरीज भी स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल रहेगी, जैसे कि हमारी सारी सीरीज आपके लिए बाइलिंगुअल रहती हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से हमें वही 4 ऑपरेशन देखने हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। ठीक, इसके बाद आइए चलते हैं हम अपने 5th चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें बोला गया है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। यानी कि अब की बार जो ऑपरेशन हमें देख रहे हैं वो किस पर देखना है, इंटीजर्स पर देखने हैं, और परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स पर हमें देखने हैं, तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक होता है, अगर आपने इंग्लिश में सुना हो तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये एक तरह की यहाँ की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें समझना है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। अब देखिए यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग पता है इतनी सारी क्लासेस पार कर जाते हैं और हमने पढ़ी भी है समीकरण और सर्वसमीका, लेकिन स्टिल अगर आज भी आप में से कई लोगों को शायद इसका डिफरेंस नहीं पता होगा कि आखिर ये जो सर्वसमीका होती है, समीकरण होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे और क्या किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का मेथड एक ही होता है, लेकिन बस एक हल्का सा, बिल्कुल एक फाइन लाइन जितना इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो उसको हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, यानी कि जो हमारी चर राशि होती है उसकी जो घात होती है वो 1 रहती है। ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं रेखीय समीकरण। और एक चर में, यानी कि जो वेरिएबल होगा, जो चर राशि होगी, वो भी आपके पास एक ही होगी। इसका हल हमें देखना है और इस पर आधारित प्रश्न भी हमें देखने हैं। अब यहाँ पे इस पर आधारित प्रश्न का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इसकी एप्लीकेशंस को भी देखना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें देखना है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। व्यंजक मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि उनका हम मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तथा सर्वसमीकाओं को कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें देखना है अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद तो अब आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये जो हमने इतने सारे भी बीच के 4-5 चैप्टर्स देखे, कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसको इसी तरीके से सीरीज में पढ़ें। मैं भी आपको इसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ताकि आपको चीज़ें ना कॉन्टिन्यूएशन में रहेंगी, सीरिएशन में रहेंगी, तो आपको उन्हें समझने में आसानी होगी। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री पोर्शन की तरफ, मेंसुरेशन पोर्शन की तरफ, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, आयतन यानी कि वॉल्यूम, और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। ठीक है, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और इकाई का यहाँ पे मतलब है कि हमें इनकी यूनिट्स को समझना है कि कौन सी जो चीज़ है वो किस चीज़ में मेजर करी जाती है, मतलब उनकी यूनिट्स हम क्या यूज़ करते हैं। इसके बाद अब हम समझेंगे त्रिभुज, आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मेनली किसके बारे में बात करी गई है, 2D फिगर्स के बारे में बात करी गई है। तो ये जो 2D फिगर्स होती हैं ये क्या होती हैं, जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है, जिसको मैं बोर्ड पे एक प्लेन पेपर पे बना सकती हूँ, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं 2D फिगर। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसको मैं बना सकती हूँ, जैसे कि ये हमारे पास हो गया सर्कल, इसको मैं बना सकती हूँ। तो ये सारी हमारी कैसी फिगर्स हैं, हमारी हैं 2D फिगर्स। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें क्या देखना है, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या समझना है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारे अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप्ड डेटा होता है, उसको हम कैसे, ठीक है, एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस बार अगर आपको ध्यान हो तो आपका जो क्वेश्चन आया था वो पाई ग्राफ से आया था, पाई चार्ट बनाने के लिए आया था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आयत चित्र, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, वो चीज़ हमें समझनी है, और हम उससे क्या रिजल्ट निकालते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमें कोई हिस्टोग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम उससे निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं निष्कर्ष निकालना। देखो स्टूडेंट्स,
ये ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही जो पार्ट है ना, यही आपका आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, स्पेशली आपके यूपी के अभी आपने पेट एग्जाम के बारे में सुना होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें पूछी जा रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है धीरे धीरे आराम आराम से और क्या करते रहिए, कॉन्स्टेंटली पढ़िए चीज़ों को। चलिए, तो आइए इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है सर्वांग समता तथा समरूपता। देखो, दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। कैसे? अब देखो, सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, तो जैसे कि मेरे दोनों हाथ, ठीक है। अब अगर मैं इनको एक के पीछे एक छिपा लेती हूँ तो आपको मेरा हाथ एक के पीछे एक नहीं दिखेगा। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि ये दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। लेकिन समरूपता का मतलब क्या होता है? समरूपता का मतलब होता है जैसे कि मान लो मेरे ही जैसी, ठीक है, कोई और, ठीक है, जो आपको लगे कि अरे हाँ ये तो मैम के जैसी लगती है मेरी, अगर हम लोगों की हाइट सेम है, तो वो क्या चीज़ें हो जाती हैं? वो हो जाती है हमारी समरूप, जो दिखने में एक जैसी लगती हैं, ठीक है, समान रूप वाली चीज़ें दिखने में लगती है, वो होती है हमारी समरूपता। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें देखना है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, यानी कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम सर्वांग सम कब कह सकते हैं? हम कब कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं? उनकी क्या क्या शर्तें होती हैं, ठीक है, क्या क्या उनके लिए हम कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं, उसको हम देखेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्राइंगल्स। अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके आई थिंक 6, 7, 8 का ही सारा मैथ्स हम जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको सिलेबस में कोई डाउट नहीं होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में इस बार सेकेंड सेमेस्टर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लिया, मैंने आपको ये बता दिया कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे साथ में। अब आपको ये गलती नहीं करनी है पिछले वाली जैसी, कि जैसे कि एक दिन पहले हम जाग रहे हैं, 2 दिन पहले जाग रहे हैं कि अरे हमें मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा, हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता, आप कैसे करें, प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी से आपकी मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जैसे आपके एग्जाम खत्म हुए तुरंत आपकी ये सीरीज़ आ रही है, तो कोशिश करिए आधा पौना घंटा डेली डेली हमारे साथ पढ़ना है। और विश्वास मानिए, अगर आप मेरे साथ सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलते हैं तो 25 में से आपके 23+ मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। जितना मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। डिजिट्स चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दिलाती हूँ। अब इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर आप हमारी 4th सेमेस्टर की वीडियोस को देखोगे उठा के, फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस को देखोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने 3 सब्जेक्ट कवर अप कराए थे, मैथ्स, साइंस एंड CDP। आप वीडियोस को देखिए और एक बार आप अपने पेपर को देखिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कोई भी पोर्शन छूटा हुआ है। एग्जैक्टली पेपर सारी वीडियोस में से ही पूछा गया था, अगर आपने वीडियोस को ढंग से पढ़ा है। तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि हमारे साथ इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, डाउट्स है तो खूब सारे ढेर सारे डाउट्स पूछिए हमसे। वी आर ऑलवेज हेयर टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का डाउट्स हो, आपका एकेडमिक्स का हो, आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं उन डाउट्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई के लिए रेडी हो जाइए, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको अपनी सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई अब स्टार्ट करनी है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।